India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, अहमद भाइयों को अस्पताल एम्बुलेंस से क्यों नहीं लाया गया। 3 हफ्तों में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। विकास दुबे मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट अनुसरण पर भी जानकारी की तलब। महिला पहलवान कथित यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आज शुक्रवार को दर्ज करेंगे एफआईआर। सीजीआई ने कहा कि महिला पहलवानों को भी मिले सुरक्षा। जिया खान मौत मामले में सबूतों के अभाव से सूरज पंचोली बरी। 2 गवाहों को वापस बुलाने की मां राबिया की याचिका रद्द। हाईकोर्ट जाएंगी राबिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। अब हाईकोर्ट में सिसोदिया करेंगे अपील। India Legal presents Courts Roundup. माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई सीधे सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि अहमद भाइयों को अस्पताल में एम्बुलेंस से क्यों नहीं लाया गया। कोर्ट ने 3 हफ्तों के अंदर अतीक अशरफ हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ में कोर्ट ने विकास दुबे मुठभेड़ की न्यायिक जांच की रिपोर्ट अनुसरण पर जानकारी मांगी है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाने की मांग पर अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि हत्यारों को ये जानकारी कैसे मिली कि अतीक अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। बेंच ने ये भी पूछा कि पुलिस अहमद भाइयों को अस्पताल में सीधे एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले गई। यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जोरदार तरीके से बेंच से नोटिस जारी नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार 2 मौत की जांच कर रही है। कोर्ट ने यूपी सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूपी सरकार की तरफ से मौजूद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हमने मामले की जांच किए जाने को लेकर एसआईटी बनाई है और हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में आयोग गठित कर मामले की जांच कर रहे हैं। रोहतगी के इस बयान पर याचिकाकर्ता ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर की जांच की भी मांग कर रहा हूं। कोर्ट ने मुकुल रोहतगी के इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए यूपी सरकार से आने वाले 3 हफ्तों के अंदर अतीक अशरफ हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट ने हत्या की जांच के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर हलफनामा मांगा है। साथ ही अतीक अहमद के बेटे असद समेत उमेश पाल हत्याकांड के अन्य आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की जांच के बारे में भी जानकारी मांगी। कोर्ट ने राज्य को जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व वाले न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में उठाए गए कदमों के बारे में भी सूचित करने का निर्देश दिया है।
जिसने 2020 के विकास दुबे मुठभेड़ की जांच की थी। उनकी तरफ से यह कहा गया कि हमने जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं अतरक और अशीफ की हत्या का हुआ है और जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें एक पैनल बनाया है और उस पे वो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा तर्क दिया गया कि स्टेट इटसेल्फ इज अंडर एक्यूजेशन, स्टेट पर खुद ही आरोप है और इस परिस्थिति में स्टेट एजेंसीज कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनसे इस बात पे हलफनामा मांगा गया है कि एक एफिडेविट फाइल करें आप, जो भी घटनाक्रम है 2017 से जो 183 एनकाउंटर्स हैं उन पर, और जो रिसेंटली अतरक अशीफ क्या बोलते हैं अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, उस पर भी एक अपना हलफनामा दायर करें। तो वो हलफनामा दायर करेंगे, एक कॉपी पिटिशनर को भी दी जाएगी। उसके बाद कोर्ट फिर आगे की सुनवाई जारी रखेगी। को लेकर भी एक बात सामने निकल कर आई है, कहा गया कि बीएस चौहान ने जो फिलहाल इस पूरे मामले में एक सुझाव दिया था उस पर यूपी सरकार से क्या जवाब मांगा गया? देखिए, बीएस चौहान जो कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कानपुर एनकाउंटर जो 2020 में हुए थे, विकास दुबे के नाम से भी जिनको जाना जाता है। तो उसमें कमीशन ने काफी ये सवाल उठाए थे कि पुलिस वर्जन के अगेंस्ट में कोई भी विटनेस हमारे सामने नहीं आया है और मीडिया पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया था और कुछ रिकमेंडेशन भी दी थी। तो उसको लेकर भी वो एफिडेविट में राज्य सरकार को हलफनामा देगी कि उसके रिकमेंडेशन जो थे वो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, यूपी में इससे पहले 2020 में विकास दुबे नाम के एक व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ था। इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए कहा, हाँ, विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था। इस पर यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस BS चौहान ने की थी और विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में पुलिस की कोई भी कमी नहीं पाई गई थी। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई थी। जस्टिस S रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की पीठ एडवोकेट विशाल तिवारी की एक जनहित याचिका PIL पर सुनवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित यौन दुराचार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आज यानी कि शुक्रवार को ही FIR दर्ज की जाएगी। चीफ जस्टिस ने पुलिस को महिला पहलवानों को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है। पहलवान पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के उनके अनुरोध पर तत्काल सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कहा कि उनके आरोपों पर कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है। महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण और धरना प्रदर्शन मामले में सांसद और भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो मामले में FIR दर्ज करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि दिल्ली पुलिस आज FIR दर्ज करेगी। महिला पहलवान बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग कर रही है और इसी मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। CGI की अध्यक्षता वाली बेंच में पहलवानों की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि हम खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, इसीलिए मामले की जांच SIT से होनी चाहिए। जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में की जाए। CGI ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस के वकील के बयान को रिकॉर्ड पर रख रहे हैं कि मामले में आज FIR दर्ज होगी। मेहता ने कहा कि जांच के तौर तरीकों को निर्णय लेने के लिए पुलिस आयुक्त पर छोड़ देना चाहिए। मेहता ने कहा कि जिस तरह का घटनाक्रम है, ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी लोग पीछे हैं। हालांकि ये बेहद गंभीर मामला है, इसीलिए अभी कुछ नहीं कहेंगे। सिब्बल ने कहा कि औपचारिक शिकायत जनवरी 2023 में दर्ज की गई थी, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हमने IOA में भी शिकायत दर्ज कराई थी, वहाँ कुछ भी नहीं किया गया। वहीं कानून के तहत FIR दर्ज करानी थी, लेकिन नहीं किया गया।
सीजीआई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नाबालिग पहलवान को सुरक्षा देने को कहा, साथ ही अन्य पहलवानों की सुरक्षा को लेकर खतरे की जांच के आधार पर उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करने को कहा गया। वहीं मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुरक्षा खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सील बंद लिफाफे में दस्तावेज पेश किया गया है, वो पुलिस कमिश्नर को जरूर दिया जाए। सीजीआई ने उस दस्तावेज को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को देने की इजाजत दी। मामले की सुनवाई फिलहाल बंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट 5 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। कई दिनों से धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पहलवानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। अदाकारा जिया खान मौत मामले में एक्टर सूरज पंचोली को मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बरी किया है। सूरज पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। कोर्ट ने 2 गवाहों को वापस बुलाने की मां राबिया की याचिका रद्द की है। कोर्ट ने कहा कि सूरज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जिया की मां सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत मामले में 10 साल बाद फैसला आ गया है। जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप से सूरज पंचोली बरी कर दिया गया है। मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से जिया की मां रबिया को बड़ा झटका लगा है। जिया की मां सीबीआई कोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देंगी। आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैंगिंग। हाई कोर्ट जाएंगे मैम आप? वेल यस, व्हाई नॉट। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सूरज को बरी किया है। अदालत ने 2 गवाहों को वापस बुलाने की रबिया की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि सूरज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। एक्टर ने फैसले के बाद कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। विशेष न्यायाधीश एएस सैयद ने फैसला सुनाया। कॉज ऑफ डेथ पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे। उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड। जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंटिन्यूड बाय सीबीआई इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन ने रखे थे, उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट लिए गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। सूरज अभिनेत्री जरीन वहाब और आदित्य पंचोली के बेटे हैं। जिया अपनी मां रबिया के कमरे में फंदे से लटकी पाई गई थी। इसके 7 दिन बाद 10 जून 2013 को सूरज को गिरफ्तार किया गया था। 1 महीने बाद सूरज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। 2014 में हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष जज ने की। मामले की सुनवाई मार्च 2019 में शुरू हुई थी। रबिया द्वारा अपनी बेटी की मौत में साजिश का आरोप लगाते हुए दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने 2014 में जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी। 2015 में सीबीआई चार्जशीट में सीबीआई ने पंचोली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। पंचोली के वकील ने जनवरी 2023 में गवाहों को बुलाकर मुकदमे में तेजी लाने के लिए विशेष अदालत का रुख किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 22 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियोजन पक्ष का ये कहना है कि जिया ने 3 जून 2013 को अपनी कथित आत्महत्या की सुबह पंचोली का घर छोड़ दिया था।
सीबीआई ने दावा किया था कि पंचोली ने पूछताछ के दौरान तथ्यों को छुपाया और जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सीबीआई ने कहा था कि सूरज के बयानों का फॉरेंसिक विश्लेषण जो चार्जशीट का हिस्सा है, उसने स्थापित किया है कि सूरज घटना के पीछे के वास्तविक कारणों के बारे में प्रासंगिक जानकारी छिपा रहा था और उसके द्वारा दिया गया बयान अधूरा और मनगढ़ंत था। सीबीआई ने दावा किया कि पंचोली ने जिया की मौत से 6 महीने पहले उसका गर्भ गिराने में मदद की थी। इस घटना ने उसे भावनात्मक रूप से बर्बाद कर दिया। हालांकि सूरज ने डॉक्टर के उस बयान का खंडन किया। सीबीआई चार्जशीट में गवाह के बयान के अनुसार ये आदित्य पंचोली ही थे जिन्होंने सूरज से जिया के साथ अपनी सभी चैट को डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन इन आरोपों को सीबीआई अदालत में सिद्ध नहीं कर पाई और सूरज पंचोली बरी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी जमानत पर 26 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हो सकी थी। इसके बाद 28 अप्रैल को नई तारीख दी गई। इस मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनसे जेल में ईडी ने भी पूछताछ की थी। ईडी ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सिसोदिया को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी। सिसोदिया ने इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी। पिछले महीने भी उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजीवीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समलैंगिक विवाह मामले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई का विरोध करने वाले बयान की निंदा की। एससीबीए द्वारा पारित इस आशय के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि यह शीर्ष अदालत का कर्तव्य है कि वो याचिका को सुने और यह तय करे कि इसे न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित किया जाना चाहिए या संसद के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। एससीबीए ने स्पष्ट किया कि संकल्प का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित मामले में याचिकाकर्ता का समर्थन या विरोध कर रहा है। बीसीआई ने रविवार को सभी राज्य बार काउंसिलों के साथ एक संयुक्त बैठक के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय से विधायी विचार के लिए समलैंगिक विवाह के मुद्दे को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत विश्वासों के पच्चीकारी के साथ एक विविध देश है और कोई भी मामला जो मौलिक सामाजिक संरचना के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है, उसे आवश्यक रूप से विधायी प्रक्रिया के माध्यम से आना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि इस तरह के संवेदनशील मामले में शीर्ष अदालत का कोई भी फैसला देश की भावी पीढ़ी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज दंगा, हिंसा और आगजनी के एक मामले में भाजपा नेता हार्दिक पटेल को जमानत दे दी। मामले में पटेल को राहत देते हुए शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने निरपेक्ष बना दिया था। पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार आंदोलन गुजरात में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में पटेल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। पटेल ने 2015 के मामले में अग्रिम जमानत से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पटेल को शुरू में मेहसाणा की एक निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
ताकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सके। हालांकि इस दलील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस आदेश के खिलाफ अपील में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने पिछले साल अप्रैल में दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर शीर्ष अदालत में कई दौर की सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव जरूरी है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको जानकारी देंगे कि आखिर स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या। सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी स्पेशल मैरिज एक्ट के इरादे को बर्बाद कर देगी। शादी को नियंत्रित कराने वाले कानूनों के अलावा वेरियस लेजिस्लेशंस में 160 प्रोविजंस हैं जो पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग अलग डील कराते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट सुपर विधायिका बन जाएगा और 160 प्रोविजंस में संशोधन करेगा? दीज आर दी वर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का संविधान 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी करने की सुविधा देता है। ये इंडियन सिटीजन्स के लिए मान्य है और एनआरए के लिए भी। इस एक्ट की मदद किसी भी धर्म के लोग ले सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो भारतीय हो, ब्राइड 18 की और ग्रूम 21 का हो, एंड द पार्टीज शुड नॉट फॉल विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.